जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और अब समय को बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी और क्लास को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो भैया वो कौन सा देश है? देखो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, पहले तो आप नोट कर लो। यहाँ पे सही जवाब आपका डोमिनिका हो जाएगा, डोमिनिका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ दिया है, पुस्तक एशिया का परमाणुकरण के लेखक कौन है? तो भैया एशिया का परमाणुकरण के लेखक कौन है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, देखो ये ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि जो पुस्तक हैं आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे याद रखना, रेने बाबा ऑप्शन ए क्या आपका बिल्कुल प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पीवी अय्यर जी का नाम दिया गया है, इनसे भी एक पुस्तक याद रखना, फिट एट एनी एज, फिट एट एनी एज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और देखो काकी माधव राव जी से भी मैंने एक बताई थी, अंबेडकर ए लाइफ, है ना, अंबेडकर ए लाइफ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 3 बताई आप इनको नोट कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास पेन भी नहीं है और एक सीमित जगह है लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख नहीं पाता है। तो इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लिया करो। और देखो यहाँ पे दिया है, ऋग्वेद काल में किस देवता को आकाश का देवता कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में किस देवता को, यहाँ पे ऋग्वेद लिखा है लेकिन ऋग्वेदिक काल में किस देवता को आकाश का देवता कहा जाता है, प्रश्न ये था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो देखो वो थे धौ। कौन थे? धौ। धौ को आकाश का देवता कहा जाता था। और अगर आपने इंद्र को टिक किया है तो इंद्र को याद रखना, इंद्र को आकाश का देवता नहीं, युद्ध में नेतृत्व करता बोलते थे, है ना, युद्ध का नेतृत्व करता। तो ये आप याद रखना। और देखो जो सूर्य थे, सूर्य को बोलते थे जीवन, क्या बोलते थे, जीवन देने वाला, जीवन देने वाला देवता, है ना, जीवन देने वाला देवता। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र खालिस्तान शासक बना था। तो भैया चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन शासक बना था? तो अगर आपको पुत्र पता होगा तभी आप बता पाएंगे, है ना, वैसे तो तुक्का लगाएंगे सीधा। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना, स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा था, भारत का नेपोलियन भी कहा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त, नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बताओ, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये देखो पता है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बताओ कि वो कौन सी जगह है, तो आप क्या बताएंगे? वो भैया नई दिल्ली का प्रगति मैदान है। क्या है? नई दिल्ली का प्रगति मैदान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस शासक ने ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी, जिसे बोलते हैं ना जीटी रोड, है ना, जीटी रोड बोलते हैं। तो वही यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रैंक रोड। जीटी रोड जो है वो किसने बनवाई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत सही से जवाब दिया होगा कि शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो भी गया है, ठीक है ना। शेर शाह सूरी अगर आपने बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया है। और ये पता है, इसका जो शासनकाल था वो याद रखना, इसका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा, ठीक है ना, 1545 तक रहा। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे जो मुगल वंश था ना, उसके बीच में हुमायूं से जो सत्ता चली गई थी, मैंने बताया था ना, तो बस ऐसे ही आपको याद में रखना है, ठीक है ना। 1540 से 1545 तक रहा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इससे एक चीज़ और याद रखना, इसके बचपन का नाम पूछा जा सकता है, तो वो था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, इसकी एक उपाधि से और मिली थी शेर खां की। किसकी? शेर खां की। तो ये भी आप ध्यान में
रखेंगे दोस्त। और जो ये जीटी रोड होती थी इसका नाम भी याद रखना, इसके टाइम पे होता था सादक ए आजम। क्या होता था? सादक ए आजम। देखो सादक ए ऐसे लिखा जाएगा आजम, ठीक है ना, आजम। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? निम्न में से जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन ए आपने लगा भी दिया होगा, कैरोलस लीनियस। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो जीव विज्ञान का जनक याद रखना अरस्तु को कहते हैं, है ना। जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं अरस्तु को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सिकंदर के गुरु भी यही थे, है ना। सिकंदर के गुरु कौन थे? वो भी अरस्तु ही थे। और देखो यहाँ पे थियोफ्रैक्टस का नाम दिया गया है। तो थियोफ्रैक्टस से आपको क्या याद रखना है? इनसे याद रखना कि जो वनस्पतिक विज्ञान है ना, जो वनस्पतिक विज्ञान, उसका अगर जनक पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे थियोफ्रैक्टस को, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त आपने नोट कर लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि खरीद पाऊँ खुशियाँ उदास चेहरों के लिए, खरीद पाऊँ खुशियाँ उदास चेहरों के लिए, मेरे किरदार का मोल बस इतना कर देना प्रभु। मेरे किरदार का जो मोल है वो इतना कर देना कि खरीद पाऊँ खुशियाँ उदास चेहरों के लिए। तो बिल्कुल दोस्त मैं हमेशा यही भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग किसी न किसी तरीके से सफल हो जाएं। और सफल होना ही आपके लिए ना वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्त अगर सफल नहीं होते हो ना तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है ही नहीं। कोई नहीं मानता कि तुम पढ़ाई करते हो, सीधी सी बात है। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिप्पोकैम्पस को अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो हिप्पोकैम्पस को अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो हमारा जवाब दिया गया है समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप याद रखना। और ये पता है कौन से वर्ग का जंतु है? ये जो समुद्री घोड़ा होता है ये कौन से वर्ग का जंतु होता है? तो याद रखना ये भैया मत्स्य वर्ग का होता है। क्या होता है? मत्स्य वर्ग का ये जंतु होता है, ठीक है ना, मत्स्य वर्ग का होता है, ये याद रखोगे ना। और देखो जो आपका मेढक होता है, जो मेढक होता है ये उभयचर होता है। ये क्या होता है? उभयचर होता है। क्योंकि ये उभयचर इसलिए होता है कि पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। बताओ डॉल्फिन जो है कौन से वर्ग की जंतु है? और चलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस रोग से शिशुओं की रक्षा करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो भैया डीपीटी का टीका जो है वो किस रोग से बच्चों को बचाने के लिए लगाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना भैया, एक तो आपका कुकर खांसी और टेटनस। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डीपीटी का टीका आपको याद रहेगा। और बीसीजी बताओ, बीसीजी तो ये आपका किस लिए लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना आप। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 11 नवंबर 2024 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? 11 नवंबर 2024 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने डॉक्टर नवीन राम गुलाम को चुना होगा, है ना। डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसे आप देखो याद रहना है आपको और रहना चाहिए। क्योंकि जो हाल ही में नियुक्तियां होती हैं, इलेक्शन जीते जाते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो भैया इनमें आपको बताना है निम्नलिखित में से अभिनव भारत की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखेंगे वीडी सावरकर ने करी थी, है ना, विनायक दामोदर सावरकर। तो वीडी सावरकर जी ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे हम लगा देंगे बिल्कुल क्या? अपना राइट आंसर। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन्होंने स्थापना करी कब थी, है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना 1904 में करी थी। कब करी थी दोस्त? 1904 में करी थी। तो इसलिए आप ये भी याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक दिया है श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से आपको याद रखना है कि इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। किसकी? इंडिया हाउस की स्थापना करी थी लंदन में, है ना, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। और अगर ये पूछ लिया जाए कब करी थी तो याद रखना 1905 में,
तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और इन्होंने लंदन में की थी 1905 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे। तो भैया समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना अरविंद जी, यहाँ पे अरविंदो जी लिखा है ना, श्री अरविंदो जी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कब करी थी, तो वो भी याद रखना 1905 में ही की थी। कब करी थी, 1905 में ही की थी। तो ये भी याद रखना। महात्मा गांधी जी ने उसकी करी थी यंग इंडिया की, है ना, यंग इंडिया की स्थापना करी थी। और ये याद रखना स्थापना नहीं, मतलब ये जो क्या कहते हैं समाचार पत्र था वो चलाया था इन्होंने। कब चलाया था, तो वो भी याद रखना 1919 में चलाया था। कब चलाया था, 1919 में चलाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो रामकृष्ण वर्मा दे रखा है, इनसे भी आपको याद रखना, इन्होंने एक चलाया था भारत जीवन, है ना, भारत जीवन नाम से था, तो वो भी आप याद रखना। और इन्होंने 1884 में चलाया था। कब, 1884 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। भैया बताओ कि आप सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन सा है। तो देखो सबसे गर्म पूछा जाएगा तो आप शुक्र को टिक कर देंगे, है ना, सबसे गर्म। और अरुण और उसके सातवां ये है और आठवां ये, तो यहाँ पे अरुण जो है वो वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। और इसका कलर भी बता दूं दोस्त कैसा है, हरा कलर है ना। किस ग्रह का कलर हरा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया किसका है, वरुण का। और जो हमारी पृथ्वी है उसका कलर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो याद रखना उसे बोलते हैं नीला ग्रह, है ना। क्या बोलते हैं पृथ्वी को, नीला ग्रह। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और आपको बताओ सबसे बड़ा उपग्रह भी पूछा जा सकता है, तो वो याद रखना गैनीमेड है। कौन सा है, गैनीमेड। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस जो है वो वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे आपको बस इतना सा बताना है। तो याद रखना यहाँ पे वो होता है उत्तल लेंस। कुछ दोस्त यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ में जा रहे होंगे, मैंने इसीलिए लिख दिया वहाँ पे कि कुछ दोस्त देखें कि कौन कौन ऑप्शन सी को टिक कर रहा है ना। तो दोस्त सुन लिया करो पूरा, यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा सही जवाब। और इसका इस्तेमाल जो है वो किसी वस्तु को उसकी वास्तविक आकार से ज़्यादा बड़ा देखने के लिए किया जाता है ना, ज़्यादा बड़ा। जैसे कि कोई बहुत छोटा सा पेपर उस पर बहुत छोटा छोटा लिखा है तो उसे पढ़ने के लिए उसका उपयोग करेंगे, एकदम अक्षर जो है वो बड़े हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो इनमें से बताना है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो आप इनमें क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो जो मिट्टी है ना ये नहीं है। क्यों पता है, पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जो चीज़ें होती है वो जीवित होती है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो मेढक और कीट दोनों हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था ए और बी दोनों, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता दूँ ए और बी दोनों होंगे यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भैया यहाँ पे देखो देश का पहला है और एक करंट का भी है। तो ये मुझे लगता है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे लेह आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा, लेह जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन जो है वो नगर निगम में होता है, वार्ड पार्षद, विधायक या संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। लेकिन आप जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार आप प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबाना, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे साथ कितने नए दोस्त जुड़ रहे हैं। और पुराने तो मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं सब भी लाइक वाला बटन दबाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को भी दबाते हैं। और बेल आइकन दबाने से ये हो जाता है कि जो भी क्लास अपलोड करूंगा ना मैं तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और थोड़ी सी हेल्प करिए मेरा
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आप ग्रुप वगैरह चलाते हैं वहाँ पे बस आप शेयर कर देना। और मुझे ना बहुत खुशी होती है जब आप लोग शेयर करते हो। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, सब पता चल जाता है कि शेयर कितना शेयर किया है और किसने किसने किया है ना। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग शेयर करते हो। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अब बिना रुके अपने क्लास में। और यहाँ पे देखो हमारे प्रश्न का जवाब वार्ड पार्षद ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो इनमें से सोन नदी का बताना है ना, तो याद रखना ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य से निकलती है, तो याद रखना भैया मध्य प्रदेश से निकलती है ना। और ये जाके किस में मिलती है, इसका मुहाना जो है, मतलब ये किस में मिल जाती है, मुहाना जो इसका है वो क्या है? तो याद रखना भैया वो है गंगा नदी। वो क्या है? वो है आपकी गंगा नदी। तो ये भी आप याद रखना, सब भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है और सबसे लंबी भी है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर। देखो 25-25 याद रखना, गंगा नदी की लंबाई आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। और यहाँ पे अगर सोन नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो वो भी नहीं भूलोगे। देखो कितना है? 780 किलोमीटर। कितना है? 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, है ना। गौमुख ग्लेशियर से ही गंगा जी निकलती हैं, है ना। गंगा जी का अगर पूछा जाएगा तो बता दोगे गौमुख ग्लेशियर से निकलती हैं। और इनका मुहाना अगर पूछा जाएगा तो बता देना कि भैया बंगाल की खाड़ी में जाके ख़त्म हो जाती हैं, है ना। इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। तो ये याद रखना। नेपाल से भैया वो निकलती है, वो क्या नाम है उसका? गंडक। गंडक जो है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है नेपाल से, है ना। और उसका मुहाना कहाँ है? वो भी आके गंगा जी में मिल जाती है। ये भी आप याद रखना। 425 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है गंडक की, है ना। तो ये भी आप देखो, नोट कर लो। ये सब कितना बेहतर है रहेगा आपके लिए। सोचो अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ में और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर मैं आपको लगता है कि हटा देता हूँ तो आप जैसे मैं लिख के बोलूँ कि ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो यहाँ दिया है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो कितनी बार कहा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। और गांधी जी कहाँ के थे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप बता सकते हो भैया साबरमती, ऑप्शन ए, है ना। क्योंकि बाद बाकी जो यहाँ पे आपको और दे रखी हैं नदियाँ, उनसे भी पता होना चाहिए तभी दे पाओगे। देखो गोदावरी के किनारे नासिक है ना। नासिक किसके किनारे है? गोदावरी के किनारे है। और यहाँ पे क्षिप्रा नदी दे रखी है उज्जैन, जिसका पुराना नाम क्या था? बताओ पुराना नाम क्या था? अवंतिका था, है ना। तो ये भी आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो झेलम है उसके दोनों सिरों पर कौन सा नगर बसा है, तो आप क्या बताओगे? श्रीनगर बसा है ना। कौन है? श्रीनगर है, जिसे किसने बसाया था? भैया सम्राट अशोक ने बसाया था, है ना। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्त, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी डिटेल नोट करेंगे अपने नोट्स पे और चलेंगे फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं जो है उसका वानस्पतिक नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो दोस्त, ये आपके लिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पेपर में पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखो, ट्रीटिकम एस्टिवम, है ना, ट्रीटिकम एस्टिवम। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जिया मेयर्स जो है, जिया मेयर्स, ये पता है किसका किसका वनस्पतिक नाम है? नहीं पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप नोट करो। मक्का का नाम है। किसका? मक्का का नाम है। और मैंगीफेरा इंडिका, ये तो तुरंत बता दोगे भैया आम का है ना। ये तो सभी को रटा पड़ा होगा। तो बिल्कुल आप इन ऐसी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लो और इन्हें नोट कर लो। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं एक बात कहूँगा दोस्त कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करो जिसकी जुबान की कीमत है ना जान से ज़्यादा हो। समझ रहे हो ना। मित्र बनाओ तो कर्ड जैसा, जिसको पता हो तुम हार जाओगे लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे अपने आखिरी समय तक। तो ऐसा तो मित्र है, बाद बाकी तो मतलब के हैं, ठीक है ना। तो जीवन में याद रखो, अगर कोई मित्र है आपका ऐसा जो आपके साथ हमेशा रहता है, तो याद रखना कितना भी आपका नुकसान हो जाए उस मित्रता को कभी ख़त्म मत होने देना, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा मित्र आपके लिए जो मुश्किलों में आपके साथ खड़ा हो, बेशक अच्छे समय में आपके साथ हो या ना हो। बस आपको उसी टाइम ध्यान रखना है जब आपका अच्छा समय हो कि ये दोस्त मुझे मेरी समस्याओं में मेरा साथ देता है, तो मैं इसके, ये मुझे अगर नहीं भी बुलाएगा तब भी मैं इसके अच्छे और बुरे में खुद जाऊंगा, है ना। तब मित्रता चलती है। तो मैं यही कहता हूँ कि
ऐसा मित्र बनाओ जिसकी जुबान की कीमत जान से ज़्यादा हो। और देखो यहाँ दिया है, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे पूछा। देखो ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, देखो यहाँ दिया है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। भैया पृथ्वी दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भाई हमारे पृथ्वी के हिसाब से जो दिन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बताओ चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आप बताएंगे 27.3 पृथ्वी दिवस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 27.3 दिन, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता जो है वो किस देश से ली गई है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो मैं ये चीज़ें ना आपको वैसे भी बताता रहता हूँ, तो याद आपको ना ये चीज़ें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना भैया। इंग्लैंड के, ऑप्शन सी यहाँ पे इंग्लैंड क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना भैया, ये विधि के समझ समानता का जो अधिकार है कौन से आर्टिकल में दिया गया है, बताओ कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 14, है ना। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। मैं इस पर डबल हैशटैग बनाऊंगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और दक्षिण अफ्रीका से आपका वो लिया गया था संविधान संशोधन, है ना, जो कि आर्टिकल 368 में है। बताओ रूस यहाँ पे लिखा, अगर मैं आपसे कहूँ सोवियत संघ से क्या लिया गया था, तो वो आज का आपका HW है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस सदन में लाया जाता है। तो याद रखना भैया, ये लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लोकसभा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्न में से दक्षिण तटीय रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। ये जितने भी आपके मुख्यालय हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, आपके जोन जो हैं वो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, उनके स्थापना वर्ष भी और उनका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ भैया कि दक्षिण तटीय रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। मैंने आपको कहा ना, ये सबसे बाद में 18वां आपका ऑप्शन डी बना था, जो कि 2019 में। और इसका जो मुख्यालय है वो भी मैंने आपको बताया था, कहाँ है दोस्त, विशाखापत्तनम, है ना। कहाँ है, विशाखापत्तनम। तो कभी भूलोगे तो नहीं। और देखो यहाँ पे और भी दे रखे, जैसे कि 2003 दे रखा है। 2003 में याद रखना, जो अभी मुझे याद आ रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, है ना, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर की जो स्थापना है वो 2003 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना। पूर्व मध्य रेलवे जो है हाजीपुर, उसकी स्थापना 2002 में हुई थी, है ना। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, 2002 में हुई थी। 1952 में याद रखना वो हुआ था पूर्व रेलवे, जो कि कोलकाता, है ना, पूर्व रेलवे कोलकाता। देखो इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, तारों का मुख्य घटक निम्न में से क्या है। तारों का मुख्य घटक निम्न में से क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो चाहे सूर्य हो उसका भी वही सिस्टम, और यहाँ पे तारों का भी वही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें भी मुख्यतः 2 गैस हैं और इसमें भी 2 मुख्यतः गैस हैं। ये हाइड्रोजन जो है वो तारों में 70% से लेकर 90% तक पाई जाती है, और हीलियम जो है वो आपकी 10% से लेकर 30% तक पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। और याद रखना, और यही होता है सूर्य में, है ना। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। पहले तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद रखना ये 8 से 10 जनवरी तक चलेगा, ठीक है ना। 2025 में होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये 8 से 10 जनवरी तक होगा, ये भी बता दूं। और शहर यहाँ पे बता दूं भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो भुवनेश्वर में होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने यही जवाब भी किया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ दिया, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दे दिया था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र जो है वो कब दे दिया था। तो याद रखना भैया, इन्होंने दिया था 1934 में। कब दिया था? 1934। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1931 में महात्मा गांधी जी जो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे ना, तो गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय हुआ था उसमें शामिल हुए थे, है ना, 1931 में। और 1942 में, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 1942 इसमें याद रखना महात्मा गांधी जी से इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा, है ना, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये याद रखना, ये इन्होंने कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना 8 अगस्त 1942 को, है ना, कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ दिया है, निम्न में से सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना भैया, जिसे बोलते हैं काला ग्रह, शनि ग्रह, ऑप्शन सी, है ना, क्या बोलते हैं? काला ग्रह भैया। इस ग्रह का जो कलर है वो कैसा है? काला। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। सबसे बड़ा तो आपका वो है बृहस्पति है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। और देखो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी याद रखना क्या है? टाइटन। क्या है? टाइटन। तो ये टाइटन भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको आज के टाइम में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे SLV का पूर्ण रूप पूछा गया है। SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, है ना, ये उनके नाम है। तो यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, SLV का नाम ही यही है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और देखो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका नाम होता है SSLV, है ना। और देखो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट सिस्टम मतलब PSLV। इनके बीच का भी अगर किसी से जैसे पी का पूछ ले तो पोलर याद रखना, ऐसे पूछ ले तो SLV का तो पूरा ही याद रहेगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बस स्मॉल, पोल और ये पोलर और ऐसे इसके कैटेगरी हैं, ठीक है ना। तो वो आप एक बार देख लेना और यहाँ पे जो मैंने बताया है उसे नोट कर लेना। और देखो यहाँ दिया है, भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है। मतलब अभी वर्तमान में जो भारत में कुल टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जितना जल्दी आप समझ लो, ठीक है ना, कहते हैं ना कि इतना तो समझ आ गया कि पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और ये जितने अच्छे से और जितनी जल्दी आप समझ लो कि आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, उसी दिन से आप सफलता की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे। फिर आपको खुद महसूस होगा, 1 महीने आप मेरी बात मान के देखो, किसी से मत मिलो, बस अपना पढ़ाई पे फोकस करो और फिर आप पाएंगे कि आप ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्मार्ट होने लग गए। देखो अच्छा करके देखो, 1 मंथ, मेरे कहने से 30 दिन मात्र, कि फालतू चीज़ों से बिल्कुल मतलब ख़त्म, पढ़ाई करनी है और घूमना फिरना बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं, एक लिमिट में कर दो कि 1 घंटे ही बस बाहर घूमना है, ठीक है ना। और फिर आप पाएंगे कि 30 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि आप स्मार्ट हो गए हैं पहले से, ऐसा आपको महसूस होने लग जाएगा। आप करके देखें और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो दिया है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या यहाँ पे बतानी है। तो अभी याद रखना भैया 55 है। कितने? 55। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, वो उसके तहत ये मतलब कि इनकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1973 से, है ना, 1973 में मतलब फर्स्ट टाइम जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके तहत टाइगर रिजर्वों की स्थापना की गई थी। ऐसे आप याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है, 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो वाघ हैं, टाइगर हैं, वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा जंगल होते हैं मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पाए जाएंगे भाई? जंगल में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क भी वहीं है ना। और मैं आपको बता दूँ, ये जो टाइगर रिजर्व हैं ये टोटल 18 राज्यों में है। कितने? 18 राज्यों में हैं। ये भी आपको ध्यान में
रखना है, ठीक है ना। नोट कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 मतलब 29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आप बताओ ये कहाँ किया जा रहा है। ये बाकू में किया जा रहा है। बाकू पता कहाँ, अजरबैजान में। कहाँ पर, अजरबैजान में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, अजरबैजान। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक था। तो 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक था। तो भैया यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे केंद्र शासित पूछ लिया है ना, केंद्र शासित राज्य। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार होगा या दिल्ली होगा, यहाँ पे बस इतना आपको बताना है। तो याद रखना भैया, सबसे ज़्यादा था दिल्ली का। किसका था, सबसे ज़्यादा था दिल्ली का, और सबसे कम था अंडमान निकोबार का, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, देखो इन्हें लिखते हुए चलो साथ में। और एक मैं यहाँ पे मैंने आपको एक दिन और बताया था, देखो मुझे याद आ गया कि जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, इसके आयुक्त कौन थे बताओ, जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आप क्या बताएंगे। मैंने बताया था ना पहले आपको, C चंद्रमौली है ना, C चंद्रमौली। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, चंद्रमौली यहाँ पे पूरा आएगा नहीं। तो C चंद्रमौली आप नोट कर लेना और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो ये भी बता देना किन के बीच में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ था 1966, ऑप्शन ए, है ना। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, फिर ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ये डेट भी, चलो डेट नोट कर लो, 10 जनवरी थी। क्या थी, 10 जनवरी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखो, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान का वो कौन था, राष्ट्रपति था ना, अयूब खान, अयूब खान। तो अयूब खान के बीच में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जी के। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो यहाँ पे फ्रेडरिक रेट जेल लिखा है ना, फ्रेडरिक रेट जेल, ऑप्शन ए। तो मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेट जेल को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप देखो नोट कर लेना। और पृथ्वी को जो सबसे पहले गोल माना था और जीव विज्ञान, वो अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले जो पृथ्वी को गोल माना था वो भी अरस्तु ने माना था, और जीव विज्ञान का पिता भी इन्हें कहते हैं, है ना। और भूगोल का पिता कहते हैं भैया, भूगोल का अगर पिता आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो हिकेटियस को बताएंगे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। इसका आप जवाब करिएगा, तब तक मैं ना आपको एक फ्री हिंट देता हूँ कि दोस्त देखो, अगर कोई ऐसी आदत है, ऐसी लत है जो आपसे नहीं छूट रही है, तो वो पता क्यों नहीं छूट रही है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि कोई भी आदत जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस पता क्या है, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है ना। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आ जाती है, वो पता क्यों आ जाती है, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है ना वो खुद पे अभी नहीं है ना। तो आप बस खुद के जो फैसले आप मजबूत लोगे ना कि नहीं मुझे 4 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, और उसके लिए है सपना देखना ज़रूरी। जब आप सपना देखोगे ना थार का, जब आप सपना देखोगे वर्दी का, जब आप ये देखेंगे कि आपका घर जो है वो एक आलीशान बंगला बना होगा, अगर आपने आज एक फ़ैसला ले लो, कल बदल जाए। कहते हैं ना कि कल जो आपका कैसा आएगा ना, ये आप आज तय करते हैं। आपका आज निर्धारित कर देता है कि आपका कल कैसा होगा, ठीक है ना। तो आज मेहनत कर लो, कल अच्छा हो जाएगा दोस्त। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आप दोस्त अगर आपने मेहनत की ना तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और देखो यहाँ दिया है कि सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखना कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ये आप याद रखना। और देखो इसकी जो बाहरी सतह का ताप होता है ना सूर्य का, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम को घूमता है, ठीक है ना। कहाँ से,
पूरब से पश्चिम को घूमता है अपने अक्ष पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, वो कब छोड़ा गया था? तो आप ये क्या बताएंगे? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था भैया। कब छोड़ा गया था? ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1975 को। तो मैं, पता है यहाँ पे मैं पूरा लिख सकता था 19 अप्रैल 1975, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं बताता हूँ ना, इसे आप नोट करें, और जब आप नोट करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ लिखा है, आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन जब नोट करोगे तो अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ कि आर्यभट्ट का जो वजन था ना, वो कितना था बताओ? तो अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिख लिया कि 300 किलोग्राम का था, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हो, है ना, जिसे इसरो बोलते हो, तो याद रखना, नोट कर लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC मतलब, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त, देखो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्त, नोट कर लो और सही से समझ भी लो। अरविंद सिंह साहनी जी को किया गया है। किसे? अरविंद सिंह साहनी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व निम्न में से है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वो इनमें से क्या है? इनेमल है, दंतवल्क है, या ए और बी दोनों है? तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे आप इनेमल बोल लें या दंतवल्क बोल लें, जो दांत के नीचे सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है ना, दांत जिसमें रुका हुआ होता है, तो वो याद रखना, वो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछेगा तो होती है जबड़े की। किसकी होती है दोस्त? तो होती है जबड़े की। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और इसे दक्खन का ताज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, दक्खन का ताज भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब की जो पत्नी थी दिलरास बानो, उसका ये मकबरा है, उसका ये मकबरा है, तो ये भी याद रखना। औरंगजेब की जो पत्नी थी दिलरास बानो, उसका ये मकबरा है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और फिर मैं वही कहूँगा कि चिंता मत करो, एक दिन हम सब साथ बैठ के ये कहेंगे कि ये कठिन था, लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, सफ़र थोड़ा कठिन है। सफ़र, देखो एक चीज़ याद रखना, जो दवा फ़ायदा करती है वो कड़वी होती है। वो क्या होती है? कड़वी होती है। नीम है, कड़वा होता है, लेकिन फ़ायदा करता है। अक्सर मीठी चीज़ खाने से मधुमेह हो जाता है और आदमी फिर बीमार रहने लगता है ना। तो इसलिए याद रखना भाई, दिक्कतें आ रही है ना, तो आप सफलता की ओर जा रहे हो। आपको लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो याद रखना समस्याएं उतनी कम होती जा रही हैं। या तो इकट्ठा झेल लो या फिर धीरे धीरे। तो अगर आपको कष्ट हो रहा है आज की डेट में, तो याद रखना दोस्त, ये कष्ट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये सफलता में बदल जाएगा और फिर ये जीवन का आनंद आएगा, है ना। तो दोस्त आज मेहनत कर लो, बिल्कुल आनंद आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखो यहाँ दिया है केरल के इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? केरल की जो इडुक्की परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा पेरियार नदी। क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के जंगलों को साइलेंट वैली कहा जाता है? किस राज्य के जंगलों को साइलेंट वैली कहा जाता है? तो याद रखना भैया, केरल राज्य के जंगलों को साइलेंट वैली कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो राजभाषा थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैच करिएगा कि संस्कृत को आपने टिक किया है क्या। तो ऑप्शन बी यहाँ पे संस्कृत आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पे आपको मूल नाम बताना है। तो उनका मूल नाम मूल शंकर ही था। क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन सी। और देखो महेश दास जो है ये किसका नाम था बताओ? महेश दास। तो देखो
महेश दास जो था वो तो था उसका बीरबल का, है ना, किसका था, बीरबल का, याद आ गया अचानक। और नरेंद्र दत्त जो था, नरेंद्र दत्त, वो था स्वामी विवेकानंद जी का, किसका था, स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे इस। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो दिया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना बिमल जालान जी हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और देखो जवाहरलाल नेहरू जी से याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज़्यादातर पूछी जाती है। और महात्मा गांधी जी मेरे सपनों का भारत और स्वराज हिंद, है ना, स्वराज हिंद और मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये पुस्तकें जो हैं वो आप महात्मा गांधी जी से याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और यहाँ दिया है भारत का पारिस्थितिकी तंत्र तत्व स्थल किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तत्व स्थल किसे कहा जाता है भारत का, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना पश्चिम घाट को कहा जाता है, किसे, पश्चिम घाट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है वाखंडा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। वाखंडा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आपने सतलज को टिक किया होगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सतलज। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। ये आज आपका SW है, इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसने भी कल की क्लास को देखा होगा वो इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से कर देगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। तो भैया देखो यहाँ पे हमारा दूसरा स्थान आता है कोयला उत्पादन में, और पहले पे आता है चीन। कौन आता है, चीन आता है। तो चीन आप याद रखेंगे पहले पर, दूसरे पे हमारा अपना प्यारा भारत, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे आप जो सोच रहे हो ना पश्चिम बंगाल को, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल वाकई में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया आपको समझ आए होंगे, क्लास पसंद आई हो तो एक बार मेरे जितने भी दोस्त मुझे अभी भी देख रहे हैं लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराना कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है भैया। और मेरी हेल्प अगर करना चाहते हो तो थोड़ा सा यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में क्लास को और चैनल को भी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।